हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। पर आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जवाब तो ज़रूर देना। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती हूँ? आप लोगों को स्टोरी बोरिंग लगती है? इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा? या आप लोग कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं मेरे वे ऑफ स्पीकिंग में या वे ऑफ नरेशन में? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच ना किया करूँ या सिचुएशन को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना किया करूँ, तो ये भी सजेशन आप दे सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए जिससे मैं अपनी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ और ज़्यादा व्यूअर कैचिंग बना सकूँ। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरी ऑडियंस को मेरा वर्क शायद इतना हद तक पसंद नहीं आ रहा या लोग मेरे कंटेंट के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं। तो आप सजेशन दे सकते हैं, जो सजेशन मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे इंक्लूड करूँगी। क्योंकि लाइक तो आते ही नहीं है गाइस। 1000 लाइक सच में बहुत बड़ा टास्क है। हमारी फैमिली 4K से भी बड़ी हो चुकी है और उससे भी 5K 6K तक व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो के ऊपर जो मैं डेली अपलोड करती हूँ, लेकिन लाइक 1000 तक भी नहीं पहुँचते। और ये चीज़ सच में थोड़ी सी इरिटेट करती है। मैं आज बोलूँगी, आज वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आ जाएंगे, कमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन अगले दिन आप फिर लोग भूल जाते हो। इसीलिए मैं बस पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मैं क्या और ज़्यादा चेंजेस करूँ या आप लोगों का ऐसा क्या ओपिनियन है जिससे हमारी वीडियो का जो इंटरेक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज कमेंट सेक्शन आपका है। इस पूरे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस को शेयर कीजिएगा जिससे मैं अपने आगे वाले फ्यूचर में जो स्टोरी शेयर करूँ उसमें मैं इंक्लूड कर सकूँ। क्योंकि मैं अपनी स्टोरी की ऑथर हूँ तो मैं आपके जो ओपिनियन होंगे, सजेशन होंगे, उसको अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर सकती हूँ। मैं सिर्फ नरेट नहीं करती, मैं अपनी स्टोरी को लिखती भी हूँ, तो आप लोगों के सजेशन को मैं अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर पाऊँगी। तो हो सकता है कि कुछ कमी पेशी जो आ रही होगी वो आप लोगों के सजेशन से पूरी हो जाए और स्टोरी और ज़्यादा बेहतर हो जाए, जिससे एटलीस्ट हम 1K लाइक तक तो पहुँच ही सके। तो प्लीज़ सजेशन देना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज बहुत बातें हो गई। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब ईबो ने यांग से बात की थी और वो दोनों इस वक्त बाथरूम में थे, उस चिलिंग वाटर के अंदर, जान की उस स्टेट में और ईबो के उस आउट ऑफ माइंड के कंट्रोल में। अब उसके आगे फैसला करना कभी भी आसान नहीं होता और वो फैसला जो फासले पैदा कर सकता है वो फैसला हमेशा बहुत मुश्किल है। और ईबो के लिए शायद ये वही दौर था जिससे मैं उसे फैसला करना था, अपना एक कदम आगे बढ़ाने का और शायद 10 कदम पीछे चले जाने का। कुछ कदम की दूरी आगे करने का तो बहुत कदम पीछे चले जाने का। इस वक्त शायद ईबो अपने अंदर से एक आत्मा को मरता हुआ महसूस कर पा रहा था, क्योंकि ये फैसला शायद बहुत मुश्किल था। उसके कान में सिर्फ यांग की ही आवाज़ नहीं गूंज रही थी, उसके कान में बहुत सारी आवाज़ गूंज रही थी और आंखों के सामने ना जाने कितने सारे दृश्य आ रहे थे। उन दृश्यों में एक दृश्य था जब ईबो ने जहान का हाथ थामा था और ये कसम खाई थी कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एक आवाज़ वो थी जहाँ पर हमेशा से सीहुआ ये कहती थी, ईबो दूरी बनाए रखना, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद एक आवाज़ वो थी जिसमें सीहुआ ये कह रही थी कि तुम्हें उसकी इनोसेंस का ख्याल रखना है, वो इनोसेंस हमेशा बनी रहनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ईबो के सामने चल रही थी। जान का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो आंखें जिसमें बहुत प्योरनेस थी, जान का भरोसा, वो भरोसा जो हमेशा से उसे उसके ऊपर था कि ईबो के रहते हुए जान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज उसके सामने शायद जान अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़राब स्टेट में है, वो भी उसके रहते हुए। क्या ईबो कभी इस बात के लिए खुद को माफ़ कर पाएगा? इस रात के बाद क्या कभी वो खुद को माफ़ कर पाएगा, खुद से नज़रें मिला पाएगा? खुद से क्या कभी वो जान से, अपनी माँ से नज़रें मिला पाएगा जिससे उसने वादा किया था हमेशा जान को प्रोटेक्ट रखने का? नहीं, शायद ईबो उसकी बात ये नहीं कर पाएगा। ईबो अपने जहन में था, इस दुनिया में था जहाँ उसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर हो चुका था। तभी जान की कराहती हुई आवाज़ आती है। उसने उसी पानी में से ईबो को लगभग चिल्लाते हुए पुकारा। ईबो ने जान की तरफ देखा, उसकी आंखें खाली, लेकिन आंसू की एक परत उसके चेहरे से लुढ़क गई थी। उसने अपने आप को आगे किया, आगे इतना कि जान के पास पहुंच चुके। और अगले ही पल जब जान उस पूल के अंदर खुद को डुबाने की, खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, शांति पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, ईबो ने एक झटके में उसे अपने पास खींच लिया। इससे पहले कि जान कुछ भी समझ पाता, उसके हाथ ईबो के ब्रॉड शोल्डर पर थे और उसकी वो कोल्ड आइज जान की आइज से मिल रही थी, जो ऑलरेडी डेज में थी, जिनमें नशा था बहुत गहरा। ईबो ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, जान ने सिर्फ मौन किया। ईबो ने कहा, लुक एट मी। जान अभी भी ईबो की तरफ देख नहीं रहा था, वो सिर्फ ईबो को स्नगल कर रहा था, उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। तभी ईबो ने लगभग जान के कंधों को झकझोरते हुए कहा, लुक एट मी। वो उस बाथरूम में बहुत तेज से चिल्लाया था, इतना तेज कि उसकी आवाज़ वहाँ गूंज गई और जान भी थोड़ा कांप गया।
उसने अपनी धुंधली आंखों से इबो की तरफ देखा। उसकी आंखों में से भी अभी भी आंसू बह रहे थे। इबो ने उन आंसुओं को पोंछा, उसके बालों को उसके कान के पीछे किया, चेहरे को अपने पाम में पकड़ा और फिर अपनी पोलाइट वॉइस में कहा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये कहते हुए वो उससे बहुत सॉफ्टली बात कर रहा था। जान ने लगभग अपनी रूहानी आवाज़ में कहा, प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। ये कहते हुए जान रोने लगा। इबो ने जान को बहुत सॉफ्टली अपनी बाहों में लगभग हक किया। वो हक सच में शायद बहुत वार्म था, लेकिन शायद इबो ही जानता था कि उस हक के अंदर क्या कुछ छुपा है, क्या कुछ उसकी आंखों में है और क्या कुछ आगे होने वाला है। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है। फैसला लिया जा चुका है। यांग की आवाज़ एक बार फिर इबो के कान में गूंजी, देन रूइन योरसेल्फ। और इबो ने आखिरी बार सान की आंखों में देखा और सान ने उसी इंटेंसिटी के साथ इबो का नाम पुकारा, गाह। लेकिन वो नाम शायद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अगले ही पल इबो के वो लिप्स सान के लिप्स के ऊपर थे और वो बहुत डीपली उसे किस करने लगा। पर इस किस में कोई वार्मनेस नहीं थी, कोई जेंटलनेस नहीं थी, कोई लव नहीं था, सिर्फ फोर्स था। उससे भी ज़्यादा लस्ट थी, डिज़ायर्स थी। और जितना किस इबो डीप कर रहा था, उतना ही पैशनेटली जान भी इबो को रिटर्न किस कर रहा था। वो लोग एक दूसरे के उस किस में पूरी तरीके से डूब गए थे। उस बाथरूम में शायद उनकी हैवी ब्रीथिंग के अलावा सिर्फ शावर की ही आवाज़ आ रही थी। अगले ही पल इबो ने जान को फोर्स के साथ उस बाथटब में से खड़ा किया। जान की पूरी बॉडी इबो के साथ लगभग ग्लू की तरह चिपक गई थी। वो उसे बहुत इंटेंसिटी के साथ पकड़ कर खड़ा था, जैसे कि यही उसकी लाइफ लाइन। और इबो ने भी जान को उतनी टाइटली ग्रैब कर रखा था। कुछ देर तक वो किस ऐसे ही चलता है और इबो ने उस किस को कर जान के अंदर उस फायर को और ज़्यादा छेड़ दिया था। इसीलिए अब जान बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया और उसके हाथ इबो की पूरी बॉडी के ऊपर लगभग ट्रैवल कर रहे थे अनकंट्रोलेबल तरीके से। वो न सिर्फ इबो की बॉडी के ऊपर अपने हाथों को फिरा रहा था, बल्कि वो उसे स्क्रैच भी कर रहा था और उतनी इंटेंसिटी के साथ वो उसे किस भी करना चाहता था। इबो के लिप्स को छोड़कर वो उसकी नेक तक और फिर उसकी उस शर्ट को खोलना चाहता था, लेकिन एकदम से जैसे ही वो खोलने वाला था, इबो ने जान का हाथ पकड़ लिया। जान अपनी उन डार्क आइज के साथ इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने जान को अपनी तरफ खींचा, उसकी वेस्ट में हाथ डाला और फिर अपनी धीमी वॉइस में कहा, रूम कम। ये कहते के साथ उसने जान का हाथ पकड़ा, उस बड़े से पूल में से बाहर निकला और जान को अपने साथ उस रूम के अंदर ले गया। वो रूम जो उन दोनों का था, वो रूम जिसमें बहुत सारे मोमेंट्स उन लोगों ने शेयर किए थे पिछले कुछ दिनों में। वो मोमेंट्स जो शायद अभी भी किसी कोने में इबो को नजर आ जाएंगे। वो रूम जो हमेशा से बहुत ठंडा है, हमेशा से शांत रहा था, लेकिन जान के इस साथ में आ जाने से रूम पहले की तरह हैप्पीली होने लगा था। यहाँ पर इबो को वार्मनेस फील होती थी, लेकिन आज ये रूम इबो को बहुत खाली और बेजान फील हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा इबो को बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कि आज के बाद वो इस रूम में रह नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जान भी इसके साथ चल रहा था और अगले ही पल जैसे ही वो लोग अपने बेड एरिया में पहुंचते हैं, इबो ने जान को बेड के ऊपर पुश कर दिया। और जान इससे पहले कुछ भी समझ पाता या इबो तक दोबारा पहुंच पाता, इबो ने कहा, वेट। जान सिर्फ बहुत हैवी ब्रीथिंग के साथ इबो की तरफ देख रहा था, पर इस बार इबो को जान की आंखों में जान नजर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सिर्फ डिजायर और डार्कनेस नजर आ रही थी, हंगर नजर आ रहा था। और इबो ने आखिरी बार उन आंखों में देखा। और इससे पहले कि जान कुछ भी कहता, इबो वहाँ से जा चुका था और जान सिर्फ चिल्लाता रहा। उसे चिल्लाकर कहा, गाह प्लीज वापस आई, डोंट लेफ्ट मी हियर प्लीज। ये कहते हुए वो बेड पर टॉस एंड टर्न्स करने लगा। अपनी शर्ट को लगभग उसने फाड़ कर निकाल दिया था। अब उसकी अपर बॉडी कंप्लीटली नेकेड हो चुकी थी, लेकिन वो चिल्लाना रोक नहीं पा रहा था। वो अभी बस बेड को बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर रहा था। बेडशीट को जितना हो सके उतना ज़्यादा बस फाड़ कर वहाँ से निकालना चाहता था। वो बस अपनी अंदर की जो उठ रही क्रेविंग थी उन्हें शांत कर रहा था। उसका पूरा फेस उसी मैट्रेसेस के अंदर दबा हुआ था। पूरे फेस पे ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी रेड थी और पसीना बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी हैवी ब्रीदिंग रुक नहीं रही थी। वो रो रहा था वहीं इस बेड पर। तभी उसे अगले ही पल किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत हल्के कदमों की। जान ने अपने उस हैवी माइंड और लगभग आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। जान की आंखें धुंधली हो चुकी थी, बहुत धुंधली, उसे दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से कमरे में अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। इतना अंधेरा कि वो मुश्किल से ही सामने वाले शख्स को देख पा रहा था। जान ने अपनी हॉर्सी वॉइस में कहा, क्या ये आप हैं? इबो ने कहा, इसके बाद उसने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया। अब वो हल्की सी रोशनी में आ गया था। जान अब उसे हल्का सा देख सकता था। इबो ने शायद अपनी पूरी आउटफिट को चेंज कर लिया था, क्योंकि वो अब सिर्फ बाथ रोब में था। उसके हाथ में 2 स्ट्रिप्स थी। जान ने एक बार फिर से इबो को पुकारा। उसने कहा, प्लीज़ यहाँ आइए ना, हेल्प मी प्लीज़। इबो ने कहा, इसके बाद उसने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया और उस बेड पर अपने एक नी को रखा।
जान ईबो को देख रहा था, बस उसी अपनी हैवी आइज के साथ। वो ईबो का हाथ पकड़ना चाहता था पर ईबो ने तुरंत जान को नीचे धकेल दिया और लगभग अपनी बॉडी से उसको प्रेस कर दिया। जान ने कहा गा, पर इससे पहले कि जान आगे कुछ भी कह पाता, उसने जान की आइज के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया था। जान ने कहा आप क्या कर रहे हैं, गा ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहते के साथ जान ने ईबो के रोप्स को बहुत टाइटली पकड़ लिया। ईबो ने कहा, मैंने कहा ना, जस्ट वेट लिटिल मोर, ओके। ये कहते हुए ईबो बहुत नॉर्मल और बहुत पोलाइट वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद उसने उस ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों पर भी बांध लिया। अब दोनों शायद सिर्फ एक दूसरे को बिना देखे भी महसूस कर पा रहे थे। ईबो ने कहा जान ने कहा, ईबो ने फिर वही शब्द दोहराए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये कहते ही उसने अपने रोप को उतार दिया, वो बाथरूम रोप जो उसने पहन रखा था, और जैसे ही वो रोप उतरा, ईबो की कंप्लीट नेकेड बॉडी शायद अब जान के सामने थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईबो ने जान के आइज को कम्प्लीटली कवर कर दिया था, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकता था। लेकिन ईबो ने जान का हाथ उठाया और अपने चेस्ट पर रखा। उसने कहा, क्या तुम फील कर सकते हो? ये कहते हुए उसने जान को वहीं बेड से उठा लिया था। दोनों बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर नील डाउन होकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जान ने सिर्फ ईबो को लगभग अपनी बाहों में कस लिया था। उसने ईबो के कान की तरफ मुंह ऑन करते हुए कहा, आई कैन फील इट, आई कैन। ईबो के अंदर से उस सैंडलवुड की बहुत तेज स्मेल आ रही थी, वो फ्रेग्रेंस जो जान को और ज़्यादा अनकंट्रोलेबल बना रही थी। उसने लगभग ईबो की पूरी बॉडी पर खुद को प्रेस कर लिया था और ईबो अगले ही पल जान के नीचे था। जान ने अपने उस हैवी वॉइस में कहा। ये कहते हुए वो ईबो को लगभग अपनी नोज से टच करने लगा, हर जगह, उसकी आइज पे, उसकी आईब्रोज पे, उसकी लिप्स पर और उसकी नोज पर, लगभग अपनी नोज को रब कर रहा था। ईबो ने कहा जान। ये कहते हुए उसने दोनों के हाथों को इंटरवाइन किया। जान के हाथ बहुत गर्म थे और ईबो के हद से ज़्यादा ठंडे। ईबो की पूरी बॉडी बहुत ठंडी थी और जान लगभग तप रहा था। और इससे पहले कि जान आगे कुछ भी कहता या कुछ समझ पाता, ईबो ने जान को फोर्सफुली फिर से किस करना शुरू किया। और इस बार वो किस कोई नॉर्मल जेंटल किस नहीं था, वो बाथरूम के किस से भी ज़्यादा हार्श और रफ किस था। और उस किस में जान लगभग ब्रीथ आउट हो चुका था, लेकिन वो भी पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर की जो डार्कनेस थी, जो उसकी हंगर थी, वो पीक पर थी, इतनी ज़्यादा पीक पर कि जान लगभग अपने माइंड को लूज कर चुका था। वो किस कब नेक तक पहुंचा और नेक से चेस्ट तक शायद दोनों में से ही किसी को भी पता नहीं चला। और अब वो पूरा रूम जो शांत था, जिसमें अभी कुछ देर पहले सिर्फ जान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब उसमें उन दोनों की हैवी ब्रीथिंग को सुना जा सकता था, मॉन्स और ग्रोन्स को सुना जा सकता था। आवाज़ सब तरफ थी, पर होश और सुकून शायद कहीं पर भी नहीं। अगले ही पल वो किस ब्रेक होता है। जान ने हैवी ब्रीदिंग करते हुए ईबो को पकड़ने की कोशिश की, उसके कंधों पर, उसके फेस पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। वो ब्लाइंड फोल्ड हटाना चाहता था, लेकिन ईबो ने रोक दिया। ईबो ने कहा, जान नो, यू कांट। जान ने कहा, नो, आई फील सफोकेटेड का, आई फील लॉस्ट। ईबो ने कहा, फॉलो योर हार्ट जान एंड यूज मी एज मच एज यू वांट। और ये कहते के साथ ईबो ने एक बार फिर से जान के लिप्स को ब्लॉक कर दिया। और अब जान शायद कम्प्लीटली अपना माइंड लूज कर चुका था, क्योंकि ईबो ने मौका ही नहीं दिया। जान जितना ज़्यादा रफ था, फोर्सफुल था, उतना ही ज़्यादा ईबो सिर्फ वहाँ पर बेजान था। उसकी बॉडी में सेंसेशन तो थी, गर्माहट तो थी, लेकिन अंदर से शायद सब कुछ खाली होता जा रहा था। बहुत कुछ फील होते हुए भी उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। सही और गलत की लड़ाई में उसका दिमाग अभी भी फंसा हुआ था, लेकिन अगले ही पल जान ने ईबो की नेक में जो उसकी वेडिंग रिंग की चेन पड़ी हुई थी, उसे पकड़ कर खींचा। ईबो एकदम से ऐसे होश में आया हो। जान ने कहा, घ। ईबो फील कर सकता था कि जान की बॉडी शिवर कर रही है, उसकी खुद की बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जान को फेस्ट से पकड़ लिया। और जान कम्प्लीटली अपने आप को ईबो के ऊपर लीन कर चुका था। वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त एक इंटेंस इंटरकोर्स से गुजर रहे थे। दोनों बेशक एक दूसरे को देख ना सकते हों, लेकिन उनके हाथ उनकी बॉडी को आराम से बहुत इजीली एग्जामिन कर सकते थे, फील कर सकते थे। हर एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को कम्प्लीटली फील कर पा रहे थे। और ना जाने कितनी देर तक उनका वो इंटेंस इंटरकोर्स चलता है, शायद तब तक जब तक कि जान शांत नहीं हो गया। और ये होते होते ना जाने कितने सारे घंटे बीत चुके थे। और इस सब चीज़ों के बीच में ईबो की हालत शायद सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि एक तो उसे जान का इतना हार्श और रफ ट्रीटमेंट को झेलना था, और ऊपर से खुद को काम डाउन भी रखना था, खुद को मेंटेन रखना था, होश में रखना था, जो कि अब उससे बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। वो चीख कर बैक करना चाहता था, स्टॉप इट, ऑल दिस स्टॉप, बट शायद उसके होठों से आवाज़ बाहर ही नहीं निकली थी, क्योंकि जान अभी भी अपनी उसी अर्ज में था। तो सिवाय उस बेडशीट को कस कर पकड़ने के अलावा ईबो के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी आंखों में से भी शायद
आंसू बह रहे थे। इस बात का अंदाजा उसे नहीं था, जहान को भी नहीं था कि वो कितनी फोर्सफुली ईबो को यूज़ कर रहा है। हाँ, वो शायद ईबो को यूज़ ही कर रहा था क्योंकि वो भूल गया था, वो अपने स्टांस में नहीं था, ना ही अपनी वो जहन में था। वो ईबो को हर्ट कर रहा था, या यूँ कहो जहान को शांत करने के लिए ईबो खुद को हर्ट करवा रहा था, क्योंकि वो उस बेड पर कम्प्लीटली इमोशनलेस था। इस पूरी एंटायर प्रोसेस में सिर्फ जहान को सपोर्ट करने के अलावा ईबो ने जहान को बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसने जहान के बालों तक को नहीं छुआ और ना ही कोई इनिशिएटिव लिया। वो सिर्फ जहान को रिस्पॉन्स कर रहा था जब जहान से किस कर रहा था, अदरवाइज सिर्फ जहान को होल्ड कर रहा था जब जहान उसे और ज़्यादा इंटेंसली यूज़ कर रहा था। और लगभग कुछ और घंटों के बाद फाइनली ये सब कुछ खत्म होता है जब जहान की वो एग्जॉस्टेड बॉडी ईबो की उस एग्जॉस्टेड बॉडी के ऊपर लगभग दम से गिर जाती है और ईबो सिर्फ जहान को अपने उस कांपते हुए हाथों से होल्ड कर लेता है, वो उसे हक कर लेता है और जहान उसकी उस नेक में लगभग स्नगल कर रहा था, हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, लेकिन अब उसकी बॉडी उतनी हॉट नहीं लग रही थी। हाँ, वो काँप रहा था लेकिन वो शांत था और कब वो सो गया ईबो के कंधे पर ही, इस चीज़ का एहसास उसे खुद भी नहीं हुआ, लेकिन कोई था जिसे हुआ था और वो था ईबो, जिसने जहान को पकड़ तो रखा था, थाम तो रखा था, लेकिन उसका शरीर अभी तक उसी जहन में था, उसी जोन में था। गला पूरी तरीके से सूखा हुआ, शायद बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार एक ऐसा इंसान जो इन सब चीज़ों से लगभग अपनी 25 साल की उम्र तक दूर रहता है और आज एकदम से इतना सब कुछ हो जाना, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी सोल को, हर चीज़ को कलेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। पर फाइनली जैसे ही ईबो की वो हैवी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हुई, उसने जहान को अपने ऊपर से थोड़ा दूर किया, उसको अपने बगल में लेटाया और आखिरी बार जहान के फेस के ऊपर अपनी उसी बंद आंखों से एक बार जैसे पूरी तरीके से देखा उसे, और बहुत धीमे से उसने जहान के उस फॉरहेड के ऊपर जेंटली किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई फेल्ड यू, आई एम सॉरी, आई कांट प्रोटेक्ट यू, I hope one day you will forgive me and I also forgive myself. Please, till then, wait for me, okay? ये कहते के साथ ही उसने वन लास्ट टाइम जहान को एक बार फिर से हक किया और उस बेड से वो नीचे उतर गया था। वो अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड था, उसकी बॉडी कम्प्लीटली नम्ब थी, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने वहीं कहीं ज़मीन पर जो उसका बाथरोब गिरा था उसे बहुत मुश्किल से ढूंढा और उठाया। अपने कांपते हुए हाथों से उसने बाथरोब को पहना, फोर्सफुली खुद को खड़ा किया, अपनी उस नॉट को बांधा और आखिरी बार उसने मुड़कर जहान की तरफ देखा, खुद को मनाकर उस ब्लाइंड फोल्ड को खोला और उसकी धुंधली आंखों में जिनमें हल्के से आंसू थे और गिल्ट था, उसी आंखों से उसने जहान को देखा, उसको बहुत अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, जहान की आंखों पर से उस ब्लाइंड फोल्ड को खोला। इसी बीच में ईबो का ध्यान उसकी साइड टेबल पर जा चुका था जहाँ पर उन लोगों की वेडिंग फोटोग्राफ लगी थी, वही फोटोग्राफ जो जहान अपने रूम से इस रूम में ले आया था। वो कुछ देर तक उसी फोटोग्राफ को देखता रहा और उस ब्लाइंड फोल्ड को उसने अपने हाथ में बहुत जकड़ कर पकड़ लिया और बस वो आगे बढ़ गया। उस रूम को शायद छोड़कर, जहान को वहाँ छोड़कर, उसने अपने वॉक इन क्लोजेट में से अपने कपड़ों को बाहर निकाला, बाथरूम में उन कपड़ों को चेंज किया और दरवाज़ा खोल कर वो बाहर आ गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, उस दरवाजे के बाहर चेयर पर जो एक शख्स बैठा हुआ था वो एकदम से उठ जाता है। वो कोई और नहीं, यांग था। वो खड़ा हो गया था, पर ईबो का चेहरा पूरी तरीके से खाली था, उसके चेहरे में कोई भी इमोशंस नहीं थे, यहाँ तक कि आंखें भी खाली थी। पर यांग ने जब उसे देखा तो शायद वो उन खाली आंखों में भी कुछ देख सकता था, इसीलिए उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और कब उसने ईबो को गले लगा लिया, इस बात का एहसास शायद उन दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ था, लेकिन उस शांति में ईबो ने भी शायद यांग को गले लगाया था या नहीं, यांग नहीं जानता, लेकिन कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद ईबो ने यांग को खुद से अलग किया, फिर अपनी उस ठंडी और बेजान आवाज़ में कहा, उसका ख्याल रखना। यांग ने कहा, ईबो ने कहा, यांग, आई ओनली वांट सम टाइम। फिर उसने गल्प किया क्योंकि उसका आवाज़ ही नहीं, उसका गला भी बहुत सूखा हुआ था। उसने कहा, हेल्प बी बैक, ओके। हिकत के साथ उसने हल्के से यांग के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया बिना किसी को जवाब दिए हुए, क्योंकि उसके पीछे जी उससे पूछना चाहती थी, जो कि ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। जियांग था तो जाना चाहता था, लेकिन हाउसवान ने उसे रोक दिया। बाकी न्यू जियांग और वैनिंग वो भी वहाँ से खड़े हो चुके थे, जो कि आधी नींद में थे, और डॉक्टर जो वेट कर रहा था पूरी रात वो भी हॉल में अब खड़ा हो चुका था ईबो के उस कदमों की आवाज़ सुनकर। लेकिन ईबो ने बिना किसी के ऊपर ध्यान दिए हुए खुद को उस लान मैंशन से बाहर निकाला, ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ली और सबको छोड़कर वो आगे बढ़ गया था। शायद उसे सच में कुछ वक्त चाहिए था, खुद के लिए भी और इस सब चीज़ के लिए भी,
जो इस पूरी रात में हुई है। और लगभग 12 घंटे के बाद, घड़ी मेरा शायद 8 से 9 बजे का समय हो रहा था। कमरा अभी भी पूरी तरीके से शांत था, लेकिन उस शांत कमरे में जहान को अब हल्का हल्का होश आना शुरू हुआ था। वो बहुत बहुत गहरी नींद में खुद को जैसे उठा रहा हो, लेकिन फाइनली हल्की सी हरकत हुई थी। उसने करवट ली थी, और जैसे ही करवट ली, जैसे उसकी आदत है हमेशा की तरह, उसने अपने साइड में अपने हाथ को घुमाया, लेकिन वो जगह खाली थी। और ना ही सिर्फ खाली थी, इनफैक्ट बहुत ठंडी थी। और ये एहसास होते के साथ ही जान ने झटके में खुद को खड़ा किया, पर शायद उसका बैड डिसीजन था, क्योंकि अगले ही पल उसके सर में बहुत तेजी के साथ झंझनाहट होती है, इतनी तेजी के साथ कि कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। उसकी पूरी बॉडी लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। और जान की ऐसी आवाज़ सुनकर जान के बगल में बैठी हुई जी, जो ऑलरेडी आधी नींद में थी, वो भी जाग गई। और ना ही सिर्फ जी ही जागी थी, बल्कि जियांग और जूचैंग जो वहीं काउच पर बैठे हुए थे, वो भी जाग गए थे। जी ने कहा जान ने कहा जी मेरा सर। ये कहते हुए वो अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। जी ने अपने कांपते हुए हाथों से जान के कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने वापस खींच लिया। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना? जान ने जी की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी हल्की हल्की झुकी हुई थी और सांसें अभी भी हल्की सी भारी थी, और गला बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारे कांटे निकल आए हैं, क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी उसने कहा मैं तो ठीक हूँ जी, पर क्या हुआ है? हाँ, और तुम सब लोग यहाँ गा कहाँ हैं? कितना टाइम हो रहा है और मुझे हुआ क्या है? इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरी पूरी बॉडी में? देखिए तो जान अपनी शरीर को हल्का हल्का दबाने लगा, और उसकी ऐसी बात सुनकर जी एक पल के लिए से कम्प्लीटली स्टंट हो गई थी अपनी ही जगह पर। और वहीं जूचैंग और जियांग भी कुछ अलग नहीं थे, वो भी बिल्कुल क्वेश्चनिंग लुक और एकदम शॉक के साथ जान की तरफ देखने लगे। जब कुछ पल तक भी जान को जवाब नहीं मिला, तो उसने फाइनली अपनी आंखों को ऊपर उठाया और जी की तरफ देखते हुए कहा, जी मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। ओह शिट, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। I feel exhausted। ये कहते के साथ जान वापस वहीं बेड पर लेट गया, और उसको इस तरीके से लेटता हुआ देखकर अब जाकर जी अपने होश में आई थी। उसने कहा, जान तो तुम ठीक तो हो? जान ने कहा, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या है? क्यों मेरा सर इतना दर्द कर रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाहर आया हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना जी? क्या हुआ है? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जान ने फिर अपने सवाल को दोहराया। जी अब जान के बगल में आकर बैठ गई थी। तो उसने जूचैंग और जियांग की तरफ इशारा किया कि वो डॉक्टर को ले आए। इसी बीच में जी ने जान का हाथ बहुत हल्के से थामते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ याद है? जान ने क्वेश्चनिंग लुक में जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद होना चाहिए। मुझे क्या याद होना चाहिए जी? क्या हुआ था? हाँ, लेकिन तो जान देखने लगा जी की तरफ। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, वो आंखें भी खाली थी, लेकिन चेहरा अभी भी बहुत रेड हो रखा था। जी ने जान के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें बहुत फीवर आया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, डॉक्टर आते होंगे, वो तुम्हें चेक करेंगे। जान ने कहा, फीवर कैसे? मतलब रात को? ठीक है, तो जान अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। इसी बीच में डोर खोलकर डॉक्टर भी अंदर आ गए थे, और ना सिर्फ डॉक्टर आए थे, यांग और हाओशुआन भी आ गए थे। यांग कम्प्लीटली शांत था, वो बस जान को देख रहा था। वहीं हाओशुआन भी अपने उस डरते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। और अगले ही पल जियांग ने हाओशुआन का हाथ थाम लिया और डॉक्टर जान को चेक करने लगे। और वहीं जान, जिसका ध्यान कम्प्लीटली रात का सब कुछ याद करने पर था, उसके सर में बहुत तेजी के साथ दर्द हुआ। उसने कहा, आह। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं? ये कहते हुए वो जान के वाइटल्स को चेक करने लगा, लेकिन जान अभी भी उसी जहन में था। वो सोच रहा था, और जैसे जैसे वो सोचता जा रहा था, रात की तस्वीर से क्लियर होती जा रही थी। रात को वो लोग बॉल पार्टी में थे, फिर जान पार्टी में डांस कर रहा था। और रात की तस्वीर जैसे ही जान के जहन में आई, उसके फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसको ऐसा मुस्कुराता हुआ देखकर जी समझ नहीं पा रही थी। सब उसके एक्सप्रेशन देख रहे थे, और वही जान सिर्फ आंखें बंद कर सब कुछ याद कर रहा था। डॉक्टर के हाथ में उसका हाथ था, वो उसकी वाइटल्स चेक कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल जान ने लगभग एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले जान खड़ा हो गया। वो चिल्लाकर कहने लगा, नहीं। जान की आंखों में डर था। जी ने कहा, जान नो 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 डोंट। तो वो जान अपने आप को सुखेड़ने लगा। जी ने कहा, जान ने कहा, जी वो जगह। जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो? पर जान ने तुरंत चीखते हुए कहा, नहीं जी, नहीं कुछ ठीक नहीं है। तुम नहीं जानती, वहाँ बहुत घुटन थी जी, वहाँ कुछ था जी। नहीं। ये कहते हुए जान बहुत कांपने लगा, और उसका ऐसा रूप देखकर सब लोग अलर्ट हो गए थे। डॉक्टर ने तुरंत जान को इंजेक्शन दिया, और लगभग कुछ ही मिनटों में जान वापस बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, हाँ, जैसा मैंने सोचा था, ट्रॉमेटाइज है ये।
जी ने कहा कुछ सीरियस है? डॉक्टर ने कहा ऐसा जिनके मेंटल स्टेट को देखा जाए तो सीरियस तो है, शायद ट्रॉमेटाइज हो गया है ये। जो कुछ भी हुआ है कुछ समय लगेगा इसे उस चीज़ से बाहर आने में, तब तक आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इसे काफ़ी हाई फीवर है तो मैंने इंजेक्शन दिया है, कुछ देर तक ये अनकॉन्शियस रहेगा। वीक भी है और हो सकता है रात को काफ़ी ज़्यादा भीगने की वजह से तबीयत ऐसे ही रहे, तो कुछ दिन तक इसका ख्याल रखना, कुछ दिन तक दवा ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। लेकिन तक साथ डॉक्टर ने समझाया और वो आईवी लगाकर जान को वहाँ से जा चुका था। कमरे में एक बार फिर से शांति थी, सब लोग वहीं बैठ गए और सब लोग सिर्फ शांति में ही सब कुछ देखने लगे। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर? अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट यू थिंक अबाउट द इबोज फीलिंग? गिल्ट था, स्टेप था बहुत बड़ा, और कहते हैं ना एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो ईबो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का शायद यही तरीका है कि उसने खुद से भी ऊपर, अपनी फीलिंग से भी ऊपर जान को रखा। और शायद कभी उन्हें इतना खुलकर बताया नहीं होगा कि वो जान के लिए क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, लेकिन आज उसका ये उठाया हुआ स्टेप बताने के लिए काफ़ी था कि जान उसके लिए कितना प्रीशियस है, खुद से भी ज़्यादा प्रीशियस। क्योंकि सिचुएशन वैसे वर्षा भी हो सकती थी और ईबो के पास ये ऑप्शन था, बट उसने ये ऑप्शन चूज़ किया। तो आपको ईबो के इस फैसले के बारे में क्या लगता है? सेल्फ स्टेट सबमिशन, तो उसका ये सबमिशन क्या रिजल्ट लेकर आता है? जब सान को ये सब कुछ पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या उन दोनों के बीच में ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं ये उन लोगों की सिचुएशन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? अगर कर सकता हो तो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना और बताना आगे क्या होने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट की ओपिनियन देना मत भूलना। आपको क्या लगता है ईबो के इस फैसले के बारे में? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।